हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में जो 5 चैप्टर गणित के हैं 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज छठे चैप्टर की बारी है और आज शुरुआत होनी है त्रिभुज की। और जो त्रिभुज नामक चैप्टर है जिसमें हमको त्रिभुज पढ़ना है, इस त्रिभुज में हमको क्या पढ़ना है? समरूप त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समरूप त्रिभुज पढ़ना है। ये समरूप त्रिभुज क्या है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसी बात पर आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या है और उसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं। इस तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न जो अदल बदल कर पूछे जाते हैं, कुछ खास अलग टाइप की सवालें नहीं हुआ करती इसमें, तो उनको मैंने लिया हुआ है। और पहले शुरुआत करेंगे समरूप त्रिभुज से। तो पहले समरूप त्रिभुज जान लेते हैं। समरूप त्रिभुज क्या है और किस तरीके की आकृतियां समरूप त्रिभुज हो सकती हैं। तो भैया, समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि वह दो आकृतियां जिनका आधार समान हो, वह दो आकृतियां जिनका आधार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, वो क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। कौन कौन सी आकृतियां समरूप हो सकती हैं, जरा देख लेते हैं। तो भैया, कोई भी दो रेखाखंड समरूप हो सकता है। जैसे ये दो रेखाखंड हैं, अगर इनका नाम AB है, ये CD है, तो ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं। जो AB और CD हैं दोनों क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी। कहने का मतलब ये है, देखिए एक शब्द आपने सर्वांगसम भी पढ़ा होगा, दोनों में क्या अंतर है जरा देख लेते हैं। सर्वांग सम, इसमें सर्व अंग सम होता है, माने सभी अंग बराबर होते हैं। जैसे क्या हम इस रेखा को इस रेखा के सर्वांग सम कह सकते हैं? तो सर्वांग सम कब कह सकते हैं बच्चा? जब AB को उठा के CD पर रखा जाए और CD को AB पूरी तरह से ढक ले, तब हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। लेकिन अगर उसके जैसा मिल रहा है, जैसे ये रेखा है AB, तो जरूरी नहीं कि इसके इक्वल हो, लेकिन अगर ये इस तरीके से एक रेखा है और ये भी एक रेखाखंड है, तो हम दोनों रेखाखंडों को एक दूसरे के क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। और कौन सी आकृतियां हो सकती हैं? तो कोई भी दो वृत्त आपका, जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये क्या कहा जाएगा? ये समरूप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समरूप कहा जाएगा। बेशक इनकी त्रिज्या समान नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या कहे जाएंगे? समरूप कहे जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से कोई भी दो आयत समरूप कहा जाएगा, कोई भी दो वर्ग समरूप कहा जाएगा, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज समरूप कहा जाएगा। तो ये आकृतियां क्या कही जाएंगी? समरूप त्रिभुज कही जाएंगी। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि क्या दो आकृतियां या क्या दो आयत समरूप होते हैं? तो जी बिल्कुल होते हैं। दो वर्ग समरूप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है। तो ये समरूप की बात हो गई। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? दो त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, तो इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं कि ये समरूप होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। दो त्रिभुज या ऐसे कह लीजिए दो त्रिभुज, चलिए दो त्रिभुज ही ले लेते हैं। दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। दो त्रिभुज क्या हैं? समरूप कहे जाते हैं यदि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पहली बात तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। ये संगत कोण बराबर हो, यानी दो त्रिभुज हो, उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, मान लीजिए ये दो त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और DEF। अगर ये दो त्रिभुज हैं बच्चों, तो ये दोनों समरूप कब होंगे? तो यहां लिखा है, देखिए, संगत कोण बराबर हो। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC को समरूप कहना है त्रिभुज DEF के,
तो ध्यान देना ए वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए, डी वाले कोण के। ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए, ये दोनों। बी वाला कोण किसके, ई के बराबर होना चाहिए, ये दोनों कोण। और सी वाला कोण किसके, एफ के बराबर होना चाहिए, ये दोनों कोण। ठीक है ना। और इनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, आनुपातिक। कहने का मतलब ये है कि ए बी अपान अगर डी ई है, ये ए बी और डी ई का अनुपात लिया जाए तो ये ए सी और डी एफ के अनुपात और साथ ही साथ बी सी और ई एफ के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है आपकी। ठीक है। तो इसमें अगर दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो अगर आनुपातिक हैं, ये जिसको समानुपाती कहते हैं, अगर ये आनुपातिक हैं और दोनों ही त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो हम ये कहेंगे संगत कोण क्या है, बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो ये है आपका समरूपता नियम, समरूपता प्रमेय। और इसी समरूपता को केवल हमको यहाँ पर पढ़ना है और उसी के आधार पर कुछ सवालें यहाँ पर ली गई हैं जिनकी बात हम लोग करेंगे। सवालों में अभी क्लियर हो जाएगा पूर्णतया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमको चाहिए। ठीक है। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं, सवालों को लेते हैं। दो त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए अभी समरूपता का हमने जो नियम बताया कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, उसमें दो ही कंडीशन मैंने बताई। एक ये बताया पहली चीज, तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज कब समरूप होगा भैया, कोई भी त्रिभुज कब समरूप होगा, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। दो कंडीशंस हैं आपके पास। ऐसी स्थिति में यहां पर देखिए अगर ये पता है हमको तो हम यहां छांट सकते हैं। देखिए ध्यान से कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होंगे, कब होंगे, तो उसने बोला कि यदि इसके संगत कोण बराबर हो। हाँ, संगत कोण तो बराबर होने चाहिए। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसके तो दो दो विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन विकल्प तो कोई एक ही सही हो सकता है। तो इसमें देखिए तीसरे विकल्प में क्या कर रहा है, सी में क्या कर रहा है, ए और बी दोनों, यानी इसका ए भी सही है और बी भी सही है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अभी समरूप त्रिभुज में हमने यही पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो हमने ये कहा कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इसके संगत कोण बराबर हो और इसकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन सही हैं तो फिर ये दोनों आपका त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही है भैया, सी वाला विकल्प। देखिए ए और बी दोनों संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, सी वाला विकल्प सही है। समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। कह रहा है दिए गए चित्र में एसटी समांतर क्यूपी है। एक और बात यहां पे पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो, जिसको हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा जो खींची जाए अगर इसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा क्या कहलाती है, वो रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती। मीन्स इसका कहने का ये है, अगर मैं यहां से एक रेखा खींच दूं, मान लो ये डी और ई है, दो बिंदु हो गए, डी और ई हो गई। अगर एक रेखा खींच दिया और इसका अनुपात समान हो गया, कहने का मतलब AD बटा DB, AB बटा DB, AD बटा DB, इसका अनुपात इस अनुपात के बराबर हो जाए, यानी AE बटा EC के बराबर होगा। अगर ये दोनों अनुपात बराबर हैं भैया, तो ये पक्का जान लो कि जो DE है वो समांतर होगा BC के और ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जो बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज, ये क्या होगा, समरूप होगा और DE समांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आपसे कभी ये दे दे, यानी किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर दे दे किसके, BC के, यानी DE BC के समांतर होगा, तो इसका जस्ट विपरीत ये सत्य होगा। कहने का मतलब इनकी भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। इनकी भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। देखिए दोनों चीजें समझ लीजिए। अगर भुजाएं आनुपातिक हैं तो जो ये तीसरी भुजा होगी, ये वाली BC, ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। यानी दो भुजाएं समानुपाती हैं तो जो भुजा, जो रेखा खींची जाएगी, जो मिलाने वाली रेखा होगी,
उनको प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं को या कह लीजिए मिलाने वाले बिंदुओं को, वो डी बीसी के क्या होगी, समांतर होगी। और अगर बीसी, ये बीसी डी के समांतर यानी डी और बीसी समांतर है, तो फिर ये क्या होगा, भुजाएं इनकी आनुपातिक होंगी। ये दो बातें आप लोग समझ लीजिए। इन्हीं बात पर आपकी कुछ सवालें लगेंगी। आइए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी पर एक सवाल है, देखिए जरा कैसे पूछ रहा है। ये देखिए कह रहा दिए गए चित्र में एसटी समांतर क्यूपी है। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र को थोड़ा सा कहिए तो ऐसे बना देते हैं, देखिए सीधा बना देते हैं इस तरह से, ठीक है, सीधा बना देते हैं। आर को ऊपर कर देते हैं, पी और क्यू को इस तरह से कर देते हैं, एस टी को इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ये इस तरह से बना लेते हैं। आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे बना है वैसे भी लगा सकते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ से लगता है कि सर कुछ गलत हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे है वैसे लगा लीजिए। देखिए चित्र बना हुआ है, इसी में समझाते थे आपको। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो एस टी है, ये एस टी, ये किसके समांतर है, पी क्यू के। देखिए ये दे रखा है, ये एस टी समांतर क्यू पी। तो यहाँ से देखिए एस टी क्या है, समांतर है, किसके समांतर है, पी क्यू के। जरा देखिए एस टी क्या है, पी क्यू के समांतर है। हमने क्या कहा, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा, ये वाली भुजा जो दोनों बिंदुओं को मिलाती है एस टी को, ये अगर इसके समांतर है तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। पक्का है, आनुपातिक होंगी। तो जरा अनुपातिक करिए, टी आर ये छोटा अनुपात है, छोटी वाली भुजा, और ये क्या है, पीटी या टीपी कह लीजिए, जिसका भी मान आपको दिया गया है, पीटी दिया हुआ है, पीटी लिख लीजिए बटा पीटी। ये बराबर होगा किसके, इसकी छोटी वाली भुजा एस आर कह लीजिए, एस आर, और इसकी बड़ी वाली भुजा क्यू एस, क्या कह लीजिए, क्यू एस। ये देखिए अगर एस टी समांतर पी क्यू है तो टी आर बटा पी टी एस आर बटा क्यू एस के बराबर होगा। मीन्स आपका जो टी आर है, ये देखिए टी आर, ये वाली भुजा जो है वो इस पी टी के क्या होगी, अनुपात में होगी। ये अनुपात इस अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी एस आर अनुपात एस क्यू या क्यू एस, ये अनुपात बराबर होगा। जिसके वैल्यू पता है उनका वैल्यू रख दीजिए। तो किसका वैल्यू पता भैया, देखिए टी आर का तो नहीं पता है, पीटी का तो पता है कितना, 2.8, एस आर का पता है कितना, 1.5, और एस क्यू या क्यू एस का पता है कितना, 3। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां 10 का गुणा कर दें दोनों में, ये देखिए 10, तो टी आर बटा 2.8 बराबर हो जाना है, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 30। ये देखिए 15 दूनी 30, 2.8 का अगर एक में गुणा करते हैं तो 2.8 बटा 2 हो जाएगा, काटने पे आने वाला है 1.4, तो 1.4 सेंटीमीटर आना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर एस टी समांतर पी क्यू यानी एक भुजा को अगली भुजा के समांतर दिया गया हो तो ये भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। और इसी अनुपात को लिखकर हमने 3 वैल्यू मिली थी, 3 वैल्यू रख दिया और टी आर की वैल्यू आ गई 1.4। तो इसमें देखिए 1.4 कहाँ है, ये देखिए डी वाला विकल्प इसका सही है, 1.4। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगली सवाल लेते हैं यहां से, सवाल नंबर 3। देखिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। जरा देखिए शीर्षलंब किसको कहते हैं बच्चा, जैसे ये है त्रिभुज और इस त्रिभुज का नाम है ABC, और कह क्या रहा है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है भैया, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वही होता है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है अगर, और उसकी भुजाएं कितनी है, देखिए जरा 2a हैं, कितनी है, 2a हैं। इसका मतलब ये भुजा भी 2a, ये भुजा भी 2a और ये भुजा भी 2a होगी, है ना, तीनों भुजा 2a होगी। क्यों, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज यही होता है कि इसका प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती, प्रत्येक कोण भी बराबर ही होता है। चलिए कह रहा है इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की तीनों शीर्षलंब समान होते हैं, तो कोई भी एक निकाल लीजिए, एक आ जाएगा, जान लीजिए आंसर हो गया। चलिए देखते हैं,
यहां से अगर मैं सीधे सीधे लंब डाल दूं, यही है शीर्ष लंब, क्या है शीर्ष लंब, ये सम्मुख शीर्ष ए से लंब डाला गया है सम्मुख भुजा BC पर। अगर मैं यहाँ पे लंब डाल देता हूं भैया, ये देखिए लंब डाल दिया मैंने, तो ये पूरी भुजा कितनी थी 2a, और अब ये पूरी भुजा कितनी थी 2a, अब ये दो भागों में बंट गई, ये हो गई a और ये हो गया a, ये हो गया समकोण। जरा देखिएगा ये हो गया समकोण। तो अगर ये समकोण है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो यही तो पता करना है ना मुझे, यही अगर ये D है तो यही AD पता करना है। तो लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपका ये हो जाना है 2a का वर्ग जब आप करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और a स्क्वायर घट जाएगा। तो 4a स्क्वायर से अगर a स्क्वायर घटाएंगे तो 3a स्क्वायर आएगा, 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा भैया, a स्क्वायर का वर्गमूल होगा, तो अंडर रूट 3 इंटू a। तो कुल मिला के a अंडर रूट 3 कह सकते हैं इसको हम, a अंडर रूट 3। देखिए है क्या अपने विकल्प में, तो a अंडर रूट 2 नहीं है, 2a अंडर रूट 2 नहीं है, ये देखिए a अंडर रूट 3, a अंडर रूट 3, तो ये C विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसका यूज अक्सर होता रहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर मुझे लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है, देखिए यहां लिख देते हैं लंब निकालना है, तो लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधार कहां चला जाएगा, बराबर के इस तरफ, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और यही सूत्र आपका लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये कर्ण है 2a का वर्ग और ये आधार है a, तो a का वर्ग लगा हुआ है, तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह की कोई सवाल पूछी जाती है तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगली सवाल, सवाल नंबर 4 है। कह रहा यदि ABC त्रिभुज DEF में, ध्यान दीजिए, चलिए दो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज, ये त्रिभुज है ABC और एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है EDF, ध्यान देना EDF है, EDF है, AB अपान DE, ध्यान देना AB अपान DE, ये बराबर होता है किसके, BC अपान FD के, BC अपान FD के। कह रहे तब वे समरूप होंगे यदि, देखिए दो भुजाएं तो आपको क्या दे दी गई, समानुपाती दे दी गई, दो भुजाएं आपकी क्या हैं, समानुपाती हैं, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कोण का युग्म बराबर होगा। ये देखिए कौन सा कोण बराबर होगा कि ये क्या हो जाए, समरूप हो जाए। भैया एक बात जान लीजिए, जिस त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज की, जैसे दो त्रिभुज हैं, अगर उनकी दो भुजाएं, जरा देखिए समरूप किसको किसको दिया, AB बटा D समानुपाती दिया ना, AB बटा D, तो AB ये वाली भुजा किसके समानुपाती है, इसके D के समानुपाती है ना, AB किसके समानुपाती है, D के। अच्छा BC किसके समानुपाती, जरा ये वाली भुजा लीजिए FD के, ये देखिए इसके समानुपाती है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है और ये भुजा इस भुजा के समानुपाती है, तो बीच का जो एंगल है, ये देखिए ये कोण B और कोण D, ये संगत कोण होंगे इसके। अगर संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो श्योर है संगत कोण होगा कोण B बराबर कोण D। अगर ये संगत कोण बराबर है तो और संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो संगत कोण कौन हुआ भैया, कोण B और कोण D। अब यहां देखिए क्या विकल्प में कोण B और कोण D है, देखिए B और E है, नहीं सही है, A और D है, नहीं सही है, B और D, ये देखिए C विकल्प आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। देखिए यहां से एक बात प्यार से समझ लीजिए, अगर दो त्रिभुज हैं और उन दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजाएं हैं ना, देखिए भुजाएं, ये भुजाएं समानुपाती हैं, तो जो भुजाएं समानुपाती होती हैं उनके संगत कोण, उसके बीच में जो ये कोण बना है, दोनों को बनाने वाला जो कोण होता है वो अगर बराबर है तो हम त्रिभुज को क्या कह लेते हैं, समरूप कह लेते हैं। तो देखिए हमने कहा B और D अगर बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस तरह से ये समरूप हो गया। ठीक है,
चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है। देखिए समरूप पहले ही बता दिया, नाम बना लीजिए, जरा चित्र बनाइए। त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, जरा ध्यान से देखिएगा, डीईएफ। डीईएफ ये देखिए दो त्रिभुज हो गए। क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रकार है, कोण 75 अंश है। ये वाला कोण कितना है, 75 अंश। देखिए 75 अंश दे दिया। कोण ई 57 अंश है, ये 57 अंश है। कितना है, 57 अंश है। कह रहा है कोण सी बराबर है, ये वाला कोण पूछ रहा है भैया, ये वाला कोण पूछ रहा है, कोण सी पूछ रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कहने का मतलब त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज डीईएफ के अगर समरूप है, ये समरूप है, समरूप का चिन्ह होता है ये, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं भैया, तो हमने क्या कहा था, देखिए रूल में क्या पढ़ा था, तो हमने देखिए पहले सवाल में पढ़ा था, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि इसके संगत कोण बराबर हो। क्या हो, संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ए का मान क्या होना चाहिए, डी। तो इसका मतलब कोण ए 75 अंश होगा ही होगा। ठीक है, क्यों, और डी भी 75 अंश ही होगा। अगर डी पूछता है तो मैं 75 बता सकता हूं, डी पूछता है तो 75 बता सकता हूं, लेकिन डी नहीं पूछ रहा है। चलिए बी की बात कर लेते हैं। तो कोण बी किसके बराबर होगा, कोण ई के। किसके बराबर होगा, कोण ई के। और कोण ई का मान कितना है भैया, 57 अंश। तो बी का भी मान कितना हो जाएगा, 57 अंश। अब कोण सी जो है वो चाहिए हमको, और ये बराबर होगा किसके, कोण एफ के। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई भी कोण अगर मुझसे पूछता है, जैसे सी पूछा, ठीक है मैं सी बता दे रहा हूं, अगर एफ पूछा तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि सी और एफ बराबर होगा, ई और बी बराबर होगा, ए और डी बराबर होगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, ए बी और सी, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश। जरा मान रख दीजिए भैया, 75 प्लस 57 प्लस कोण सी बराबर 180, जोड़ दीजिए, 7 5 12, 7 5 12 1 13 प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी कितना होगा, 180 से 132 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक उधार लीजिए, 10, 10 से 2 गए 8, यहाँ कितना बचता है 13, 13 से 17, 17 से 13 गए 4, 48 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 48 अंश हो जाएगा। देखिए है ना विकल्प में, ये देखिए 48 अंश, डी सही है, 48 अंश। जरा एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे इसी टाइप की सवाल देता है और आपसे सी के बजाय एफ पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, एफ पूछ लेता है, तो आप एफ बता सकते हैं ना भैया, एफ बता सकते हैं ना। देखिए सी जितना है उतना ही क्या होगा, एफ होगा। तो एफ भी कितना होगा, 48 अंश होगा। देखिए एफ भी कितना होगा, 48 अंश होगा। एक बात और, डी नहीं दिया था, देखिए अगर डी पूछ लेता तो हम डी कितने अंश बताते, 75 अंश। क्यों बताते, क्योंकि ए जो है वो डी के क्या है, बराबर है। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। और अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अगर समरूप प्रूव करना है तो संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर कह दीजिए, तो समरूप प्रूव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से त्रिभुज में हम लोगों ने समरूप त्रिभुजों को पढ़ना था। त्रिभुज को समरूप त्रिभुज पढ़ लिया। एक रिमाइंड कराते चलते हैं आपको कि समरूप त्रिभुज में कौन कौन सी आकृतियां हमेशा समरूप होती हैं, सदैव समरूप होती हैं, कौन कौन सी आकृतियां। तो हमने आपको कुछ आकृतियों के बारे में बताया कि वो सदैव समरूप होती हैं। कौन कौन सी आकृतियां सदैव समरूप होती हैं, दो रेखाखंड, दो रेखाखंड, ध्यान देना, दो रेखाखंड सदैव समरूप होते हैं, दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं, दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं, दो आयत सदैव समरूप होते हैं। ध्यान देना, दो आयत, दो वर्ग, दो वृत्त, दो रेखाखंड, ये सब सदैव समरूप होते हैं। और एक बात, दो समबाहु त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी सदैव समरूप होता है। अगर इसमें से कोई भी आ जाए और पूछा जाए आपसे कि दो आयत सदैव होते हैं,
तो आप बताएंगे समरूप होते हैं। क्या बताएंगे? समरूप होते हैं। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है कि ये दो समबाहु त्रिभुज सदैव होते हैं, तो ये सदैव समरूप होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये एक बात हो गई समरूप में। अन्य बातों को, दो बातें और याद रखिएगा, और एक तो ये याद रखिएगा, इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज हो गया आपका। इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो लेने थे मैंने ले लिया है। अब इसके बाद आपको, इन बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताया जाएगा, और अगली वीडियो में आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।